जैन साहब मैं भी मुराद शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस सारी प्लेलिस्ट में हम लेकर आते हैं आपके फिजिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिशन। आप किसी भी कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में अगर लगे हुए हैं तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिजिक्स से रिलेटेड सभी समस्याओं का हल, है ना। तो देखेंगे फिलहाल अभी हमारा जो टॉपिक यूनिट चल रहा है वो ऑप्टिक्स चल रहा है। इसमें मैंने आपको मिरर के बारे में स्टडी करा दिया था। मिरर फॉर्मूला क्लास में आपको बता दिया गया था 1/f = 1/v + k/u, where u is the distance of the object from the point। यानी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को u बोला था और ध्रुव से याद रखना प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोला था, हमने v बोला था। और फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी स्मॉल f बोला गया था। उसके बाद आवर्धन मैंने आपको बता दिया था। मैंने बताया था आपको याद रखने का तरीका कि अगर आप दर्पण के क्वेश्चन कर रहे हैं मिरर के, तो वहां पर फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/f = 1/v + से 1/u। ये यही फॉर्मूला जब आवर्धन में आप लगाएंगे तो I/O और क्या लगेगा, ये प्लस में तो यहाँ -v/u। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। इसके लिए ये मिरर के लिए काम आएंगे, यानी दर्पण के लिए, चाहे वो कोई सा ही मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव, कोई सा। ठीक है, चलो अब अपने नए टॉपिक पर बात करते हैं जहां से आज हमको बात स्टार्ट करनी है। देखिए भैया, आज का टॉपिक जो है हमारा वो बहुत स्पेशल टॉपिक है। देखेंगे जरा, और टॉपिक का नाम है क्रांति कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल। देखेंगे भैया क्रिटिकल एंगल क्या होता है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, दो माध्यम आपको बताए गए थे, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम, यानी एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। और मैंने आपको एक बात बताई थी भैया, क्या, देखो जैसे मैंने कहा ये कौन सा माध्यम होगा, सघन है यानी कि डेंसर है, और नीचे कौन सा याद रखना, विरल है। यानी कि रेयर है। ठीक, अब ऐसा भी कह सकते हैं ये क्या है, ग्लास है, कांच, और ये क्या है, एयर है। क्योंकि हमको पता है सघन कैसा होता है, भारी और यानी हैवी होता है, और विरल कैसा होता है, हल्का होता है ना। तो हम हवा मान सकते हैं। ठीक है जरा देखेंगे भैया, यार हम पढ़ रहे हैं क्या, अपवर्तन पढ़ रहे हैं, है ना। तो दर्पण तो हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर अपवर्तन में हमें पता है दो माध्यम होते हैं अलग अलग। तो देखो जरा, एक हमने सघन मान लिया और एक हमने इस लाइन के नीचे विरल मान लिया। ये अभिलंब हमने बनाया है 90 डिग्री पर। बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। कौन सी किरण है, आपतित किरण, यानी कि समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होना, बहुत मजेदार चीजें देखेंगे जरा। अब क्या बताया गया भैया, यहां से एंगल बनता है एंगल आई। ठीक है, हम सभी जानते हैं जब सघन से विरल में किरण जाएगी तो क्या होगा भाई, सीधी तो जाएगी नहीं, हमको पता है अभिलंब से दूर हट जाएगी। और उसने बताया क्या कि भैया ये जो आई है ना, ये आई ही आपका एंगल सी बन जाएगा, क्रांति कोण। इस आपतन कोण को ही आप क्रांति कोण कह पाएंगे कब, जब यहां बनने वाले ये जो दूर हट रही थी, ये कितनी दूर हट जाए, भैया ये इतनी दूर हट गई, इसने कितने का एंगल बना दिया, अभिलंब से 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो देखना जरा कैसे लिखेंगे आप, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने
अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्या कहलाएगा भैया? क्रांतिक कोण सी कहलाता है। अब देखना जरा यहां से, अगर मैं बोलूं आपसे एंगल आई को आप एंगल सी बोल रहे हैं और एंगल आर को क्या बोल रहे हैं? 90। ये दो ही तो कंडीशन है इसकी, है ना? तो देखना जरा, अगर मैं बोलूं यहां से स्नेल का नियम, इस पर क्वेश्चन बनते हैं इसलिए आपको करा रहा हूं भैया। साइन आई अपॉन साइन आर, आई की जगह क्या लिखेंगे? सी, और आर की जगह 90, और बराबर होता है 1 और 2। तो देखना जरा यहां से क्या बनेगा? साइन सी, साइन 90 का मान तो 1 हो गया, तो बचता क्या? 1 और 2। क्लियर हो गई बात? ये 1 आ गया। इस 1 और 2 को मैं 1 और 2 ना लिख के ऐसे लिख सकता हूँ भैया, 2 और 1 बोलो, अरे लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर माध्यम हम बदलेंगे, अगर माध्यम को हम चेंज कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, तो भैया उनकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू भी बेटा क्या होगी? अपने आप चेंज हो जाएगी, है ना? जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे क्या कि रे ग्लास से एयर में आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया कितना है? 4 है। अब मैं बोलूँगा उसको उल्टा ले जाओ, एयर से कहाँ ले जाओ? ग्लास में ले जाओ। सॉरी, थोड़ी समय ऐसी चल रही है। एयर से कहाँ जाना है? ग्लास में जाना है। यानी जब यहाँ से यहाँ तो वैल्यू 4 थी, जब उल्टा जाओ तो वैल्यू कितनी रहेगी? 1/4 हो जाएगी। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए जरा यहाँ जाएंगे, देखिए जरा इसको डाले हैं, इसको आप और क्या कर सकते हैं? ANG इक्वल टू 1/sin C। अभी याद रखना इस ANG का मतलब क्या है। देखो जो बाद में लिखा रहता है ना, उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने हमारा ANG इक्वल टू 3.1 है, तो ये वैल्यू A की है या G की है? कैसे पता लगेगा? जो बाद में लिखा हुआ है G, ये उसकी वैल्यू है। इस बात को आप याद रखें। ANG का मतलब है कि भैया रे A से चली और कहाँ आ रही है? G में आ रही है। और याद रखना लाइट रे जहां पर भी एंटर करती है उसकी वैल्यू हम लेते हैं, जहां से आ रही है उसकी वैल्यू हम कभी नहीं लेते। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? चलें जल्दी से जरा फिर आगे चलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा? देखो जी अपना अगला हेडिंग देखेंगे। अगला हेडिंग क्या है? ध्यान से देखेंगे आप, इसी से मिलता जुलता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आपको चीजें समझ में आने लगी। देखेंगे जरा अगला है भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है भैया? अपवर्तन पढ़ रहे थे और अपवर्तन पढ़ते पढ़ते बीच में क्या आ गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ गया। चलो इसको भी देखते हैं क्या है। देखो जी क्या बताया गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये बताया गया, देखो इन्होंने बताया कि अगर इस एंगल आई का मान मैं सी से ज्यादा कर दूं, सुन रहे हो? देखो इसी आई को मैंने, ये देखो ऐसे देखो, इस आई को मैंने सी कह दिया, कब? जब ये 90 था। अगर ये 90 से कम हो जाए तो फिर तो ये आई रहेगा, सी का तो कोई मतलब नहीं। आई को ही सी बोलेंगे कब? जब आर का मान 90 हो जाए। अब मैंने क्या कहा? इस आई के मान को थोड़ा सा बढ़ा दो, हल्का से 1 डिग्री बढ़ा के क्या होगा? ये लाइन उठ के कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। यानी कि किरण कहाँ से आ रही है? सघन से आ रही है। और कहाँ जा रही है? टकरा के सघन में ही जा रही है। यानी याद रखना क्या, यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश का
परावर्तन हो जाता है। इसी को बोलते हैं TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और याद रखना पेपर में क्या पूछा जाता है, शर्तें पूछी जाती हैं। और पहली शर्त कौन कौन सी है, याद रखना 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो क्या, सिंपल सी बात है कि तरंग जो है, किरण जो है, वो सघन से कहा जानी चाहिए। इसको लिख लेंगे आप, किरणें भाई सघन से विलय हो जाएंगे तभी तो दूर उठेंगे। और डायग्राम भी सही करो, ये डायग्राम ये ले लेंगे। अब तो किरण आई, ये सीधी नहीं रहेगा और आगे कहां चलेगी, उधर ही चलेगी। ये आई है और ये आर बनेगा। क्लियर बात समझ में आ गई। जब किरण ने माध्यम ही नहीं बदला तो अपवर्तन तो आने का मतलब ही नहीं है। क्या आ गया, परावर्तन हो गया सारे के सारे प्रकाश का। और दूसरी बात क्या बताएंगे, बताना भैया जरा। भैया एंगल आई जो है वो बड़ा होना चाहिए एंगल सी से। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो कई बार क्या हो जाता है, इसके एग्जाम्पल देखने भी तो भी मिलते हैं। कैसे कैसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं देखेंगे जरा। अब मैं एक एक करके आपको इसके एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, जहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। देखेंगे आप, ये तो समझ में आ गया। टोटल के टोटल प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। देखेंगे जरा आगे। देखो ये एग्जाम्पल में लिखेंगे आप, और एग्जाम्पल में लिखेंगे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। अब याद रखना, जब कभी आपने सड़कों पर भी देखा होगा, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और आप गाड़ी में बैठ के रोड पर चल रहे हैं, तो बहुत दूर जब आप रोड की परत पर देखेंगे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है। समझ में आ गया। ऐसा बिल्कुल रेगिस्तान में भी होता है। जब रेगिस्तान में बहुत दूर तक चलते जाते थक जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब आप बहुत दूर देखेंगे ना, तो वहां पर क्या दिखाई देता है कि वहां बहुत सारा पानी भरा हुआ है। लेकिन जैसे भाग करके आप वहां पर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा वहां पर। समझ में आ गई बात। तो इसी बात को क्या बोला जाता है, उस पानी जो पानी पानी बन रहा है ना जमीन के ऊपर, उसी का नाम है मरीचिका। तो याद रखना, जब अत्यधिक गर्मी होती है, ये कब होता है, अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु में। रेगिस्तान में कुछ दूरी पर जलीय तालाब प्रतीत होता है। उसका कारण क्या है, याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ रही है बात। और प्रतीत होता है, तालाब ऐसा कैसे लिखो, कुछ दूरी पर तालाब या जल का गर्म होता है। सच में नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए जल्दी से जरा आगे, इससे आगे की अगर हम बात करें, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से कॉपी कर लें, फिर चलते हैं आगे। देखेंगे भैया, अब बात करते हैं आगे की स्टार्ट। ये तो था भैया दर्पण के बारे में, जो तक मैंने आपको कराया बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको करा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठ जाना इधर से उधर होने वाला नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले भैया नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लेंस। लो जी, जिसका इंतजार था आ गया। होता क्या, अगर मैं पूछूं आपसे, देखो दर्पण क्या था, दर्पण में केवल एक ही पृष्ठ होता है, ये बात याद रखेंगे। जबकि लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं, याद रखना, लेंस में 2 पृष्ठ तो होते हैं। ये मतलब नहीं है वो दोनों पृष्ठ है किस आकार के, बस 2 पृष्ठ होने चाहिए। जैसे अवतल में हमने सीधी एक लाइन खींच दी थी, ऐसी उत्तल में हमने ऐसी लाइन खींच दी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर 2 पृष्ठ लेने पड़ेंगे, उनको जोड़ करके हमको पूरा एक लेंस बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसके बारे में हम लिखेंगे यार, कैसे लिखेंगे आप,
जब दो वक्र पृष्ठ हो अथवा एक वक्रीय, वह दूसरा समतल। समझ में आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है एक समतल और दूसरा क्या हो, वक्रीय हो। आपस में मिले होते हैं, क्या कहलाते हैं, याद रखना, लेंस कहलाते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए जरा बात कर लेते हैं टाइप्स की। सीधे उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां से सवाल बनते हैं। बेकार में कॉपी भरने में कोई फायदा नहीं है भैया। इस तरह की नहीं तो हजारों किताबें आपको बाजार में मिल जाएगी, किताब थोड़ी छापनी है आपको तो अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में चीजें लिखनी है, जिससे कि आप अगर आज से 2 महीने या 1 महीने या 20 दिन या 25 दिन बाद में रिवीजन करें तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो, आपको यह तक याद आ जाए कि किस दिन ये पढ़ाया गया था टॉपिक, है ना। तो देखिए अगर टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में बात करें तो लेंस के 2 प्रकार होते हैं भैया। एक तो होता है उत्तल, और एक होता है अवतल। क्लियर बात समझ में आ रही है? अगर पूछे उत्तल के बारे में तो कॉन्वेक्स होगा और अवतल के बारे में तो कॉन्केव होगा। अच्छा दोनों की शक्ल थोड़ी सी हम देख लेते हैं। अगर उत्तल की बात करेंगे तो उत्तल कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। यानी देखना एक ऐसा लेंस जो उसको एक लेना अपने आप, एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा है किनारों पे से पतला हो, क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। और अवतल की अगर हम बात करेंगे ये कैसा होगा बताना जरा। वह लेंस जो बीच में से पतला है किनारों में से कैसा मोटा हो। समझ में आगे बात भैया? भैया ये बीच में से मोटा किनारों पर पतला, इस तरीके से आकार में होगा। और ये कैसा होगा, ये बीच में से पतला और किनारों पर कैसा होगा, मोटा होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? चले जी चले आगे। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे जरा, इसको आप नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब कई बार क्या बताया गया, हर बार गोलीय प्रश्न नहीं, गोलीय प्रश्न से मिलकर नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात? कई बार क्या बनेगा, प्लेन भी मिलेगा, समतल भी मिलेगा, है ना। तो उसको कई बार क्या बोल देते हैं, समतल उत्तल। समतल उत्तल का मतलब समझते हो, एक साइड है तो सीधी रेखा और दूसरी साइड से लेंस बना हुआ है। समतल अवतल क्या होता है, ये भी होता है, एक तरफ से तो सीधी लाइन और एक तरफ से आपका अवतल लेंस बना हुआ है। इसको न्यूमेरिकल से आपको काफी मिलेगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? चले जरा आगे की अगर मैं बात करूं, यहां से देखेंगे आप आगे। देखो जी, अगर मैं बात करूं उत्तल के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे उभयोत्तल यानी कि बायकॉन्वेक्स। बायकॉन्वेक्स क्या होता है भैया, ये भी कॉन्वेक्स और ये भी कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं क्या, दोनों तरफ से उत्तल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या था याद रखना, प्लेनो कॉन्वेक्स। समतलोत्तर, समतलोत्तर का मतलब क्या था, प्लेनो कॉन्वेक्स। यानी कि भैया याद रखना, एक तरफ से समतल
और एक तरफ से कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, यानी कि उत्तल बनेगा। समझ में आ गई बात। अब तीसरा क्या होता है, अवतलोत्तल। अवतलोत्तल का मतलब क्या होता है, याद रखना, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब इस वाले में क्या होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, एक पृष्ठ अवतल बन जाएगा और दूसरा ऐसा मान के चले क्या बनेगा, उत्तल बनेगा। एक अवतल बनेगा और एक उत्तल बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब यही सीन चलेगा किसमें, अवतल के बारे में। इसको नोट कर ले जल्दी से, फिर चलाते हैं आगे। यही सीन आपका अवतल में चलेगा, देखो कैसे। उभयोतल कॉन्केव, उभयोतल का मतलब ये भी और ये भी। क्लियर है। समतलोत्तल यानी कि कॉन्केव। क्लियर बात समझ में आ रही है, यानी कि एक तो रहेगा सिंपल, ऐसे रहेगा। समझ में आ गया। तीसरा क्या होता है, समतलोत्तल। ठीक है, और ये बन जाएगा कैसे, अब ऐसा समझ लेते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको लिख देंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव। बताइए जल्दी जरा, इतनी बात क्लियर आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए जरा। फिर इससे आगे की मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और फिर टीमेज मॉड्यूलेशन उसका कल पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि आज तो ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे। थोड़ी सी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, देखो दर्पण में और लेंस में काफी परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे आपको याद होगा, दर्पण में हमने पढ़ा था, अवतल दर्पण के लिए 6 पार्ट पढ़े थे, लेकिन उत्तल के लिए केवल एक ही पढ़ा था। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, उत्तल के लिए 6 पार्ट पढ़े हैं और अवतल के लिए 1 पढ़े हैं। देखो कैसे, ये हो गया लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, और जिस बिंदु से होकर गया इसको बोलेंगे ओ। ये ओ क्या है, याद रखना भाई। सबसे पहला तो मुख्य अक्ष हो गया, इसको आपने एक्स डैश बोला। दूसरा क्या होगा, याद रखना, हम बोलते थे ध्रुव, लेकिन यहां पर बोलेंगे प्रकाशिक बिंदु ओ। चलो जी, उसके बाद आता है प्रथम फोकस, इसको बोलते हैं F1। देखो, ये वाला गोला इधर को पूरा होगा और ये वाला गोला इधर को पूरा होगा, यानी इसका फोकस इधर होगा F1 और इसका फोकस इधर होगा F2। ठीक है, ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस। उसके बाद आ गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या कहते थे, सी, लेकिन यहां पर सी नहीं कहेंगे, इसका दुगुना 2F1। समझ में आ गई बात। यही क्या आपका वक्रता केंद्र है, और ऐसे यहां पर होगा इसका दुगुना, देखो 2F2। क्लियर हो गई बात। बस इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, ऐसा समझना कि पता नहीं क्या लिखा दिया। जहां पर पहले सी यूज होता था केंद्र, वहां पर अब 2F1 यूज होगा। इसके केंद्र अलग होंगे और इसके केंद्र अलग होंगे। अब देखो, जो सवाल बनेंगे वो वही बनेंगे जैसे मैंने आपको बताया। देखिए जरा, सबसे दूर कौन है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, लेफ्ट में, और लेंस कहाँ रहेगा, राइट में। इसको हम कल स्टडी करेंगे। समझ में आ रही है बात। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इंफिनिटी पर रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इंफिनिटी और 2F1 के बीच में, है ना। फिर थर्ड क्या बनेगा, 2F1 के ऊपर। फोर्थ क्या बनेगा, 2F1 और F1 के बीच में। फिफ्थ क्या बनेगा, F1 के ऊपर। और सिक्स्थ क्या बनेगा, F1 और ऑप्टिकल पॉइंट O, प्रकाशिक बिंदु के बीच में अगर वस्तु रख दी जाए तो बताइए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, जल्दी से बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना भैया। और इतना ही आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। मेरे
पास से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी, ध्यान रखेंगे आप, जो बच जाएगी या जिसको मैं बचा लूँगा आपके एग्जाम के पर्पज से, है ना। ऐसा तो नहीं मैं आपको पूरी फिजिक्स यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा, नहीं, कंप्लीट नहीं कराएंगे, कंप्लीट तो 11th के बैचेस में होती है ना। यहाँ पर आपको सेलेक्टेड पोर्शन कराया जा रहा है और एक भी टॉपिक मैंने अब तक आपको ऐसा नहीं कराया है जिसमें से क्वेश्चन ना आया आपको, ये बात आप ध्यान रखें। समझ में आ रही है बात। थोड़ा सा आपको रूटीन मानने में थोड़ा चेंज लगेगा, लेकिन आप डेली चीज़ों को जब करेंगे ना, बार बार कंसेप्ट को पूछें, समझें, कोई डाउट आ रहा है तो डाउट पूछें, तो सब चीज़ें आराम से हो जाएंगी बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी में जी जान से लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।